शुरू करते हैं डिस्कशन इस पेपर की। और पहली चीज़ ये है कि आ जाओ मुझे ये बताइएगा, आप में से कोई ऑडिट बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो? बिल्कुल फर्स्ट टाइम, पिछली कोई नॉलेज ज़ीरो? ठीक है। और बिल्कुल फर्स्ट टाइम जिसने कभी ना पढ़ा हो, कभी भी कुछ भी ना पढ़ा हो, है कोई हम में से? नहीं। ऐसा बच्चा जिसने 2 अटेम्प्ट्स दी और पास ना हुआ हो? ठीक है। जिसने 1 दी और रिसेंट वाली और वो पास ना हुआ हो? बेहतरीन। 3 वाला भी कोई है? वेरी गुड। 4 वाला भी कोई है? नहीं, आपने हाथ ऐसे किया था। 4 वाला तो कोई नहीं है ना। 5 वाला अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, ओके सर। शराज बात सुनना, मेरे बैग में बिल्कुल फ्रंट पॉकेट में ना इसका पेन पड़ा होगा। अच्छा जी, तो इस पेपर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, शुरुआत करते हैं आपसे। क्या है ये पेपर, मतलब क्यों इस पेपर को इतना मुश्किल माना जाता है, समझा जाता है? क्या परेशानी है इस पेपर के साथ? ठीक है, भाई ने कहा कि सवाल समझ आ जाता है, कॉन्सेप्ट हमारे बने होते हैं, मगर हम रिक्वायरमेंट को शायद ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो ऐसा कब आपको फील हुआ? उससे पहले फील नहीं हुआ? ठीक है, बड़ा ख़तरनाक टाइम पे आपने फील किया ये। जी बॉस, आपका इसके बारे में क्या विचार है? प्रैक्टिकल पेपर है, कॉन्सेप्चुअल पेपर है। क्या इसमें ये कहना जायज़ होगा कि हमें काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए तब जाकर ये पेपर पास होता? नहीं, क्योंकि डेफिनेटली ये पेपर आईकैप ने रखा है कहाँ पे? कैफ में। तो ये कहना है कि जनाब अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई, अगर आप लोग ने कभी फर्म की शक्ल नहीं देखी हुई, तो ये पेपर 2 अटेम्प्ट से जो है वो जल्दी पास होने वाला नहीं है। ये बात भी गलत है। जी बॉस, आपके क्या विचार हैं इस पेपर को लेकर? कॉन्सेप्ट्स हल्के फुल्के से मिक्स हो जाते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट्स रिटेन नहीं रह पाते। ओके जी सर, क्यों ये अजाब बना हुआ आपके लिए? सिनेरियो की अंडरस्टैंडिंग मुश्किल होती है। ओके जी बॉस, किसकी? देखिए, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलूँ, स्टेप 1 क्या कि हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। ऐसे ही मैं आसानी के लिए एक छोटी सी मिसाल लेकर चलता हूँ। 210 तो सब लोगों ने पढ़ा होगा। 210 एंगेजमेंट लेटर वाला स्टैंडर्ड तो सब लोगों ने पढ़ा होगा। आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? आपने बस मेरी बातें सुनते जाना। 210 में हमारे पास प्रिंसिपल एलिमेंट्स होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं बताओ? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, वो किस तरह की रिपोर्ट आपको देके जाएगा। तो अगर ये 5 बातें आपको आती हैं, इट मीन्स के कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया। ठीक, अब ये कॉन्सेप्ट आईकैप डिफरेंट तरीक़ों से टेस्ट करेगा। टेस्टिंग तरीका नंबर 1, इसको मैं कहता हूँ टाइप 1 क्वेश्चन। वो आपसे कहे राइट डाउन द प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर। आप लिख देंगे? लिख देंगे, आता होगा लिख देंगे। नंबर 2, वो आपसे कहे यू आर इन अ कंपनी जहाँ पे आप ऑडिटर हैं, और ऑडिट करते हुए आपको ये एहसास हो रहा है कि मैनेजमेंट जिम्मेदारियों को ठीक से समझ नहीं पा रही है, एक एक्सपेक्टेशन गैप आ रहा है। तो अब आप बताएं कि कैसे प्री कंडीशंस को यूज़ करते हुए ये एक्सपेक्टेशन गैप को ख़त्म किया जा सकता है। अब इसमें 2 बातें आ गई, एक एक्सपेक्टेशन गैप फ्रंट पॉकेट,
एक एक्सपेक्टेशन गैप, फ्रंट, एक मैं इधर हूँ, एक एक्सपेक्टेशन गैप और दूसरा प्री कंडीशंस। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई व्हाट इज़ एक्सपेक्टेशन गैप, ये क्या होता है भला? कि मैनेजमेंट हमारे काम को किस तरीके से अज्यूम करती है और हम एक्चुअली में क्या काम करते हैं। मैनेजमेंट को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसने बनानी है? ऑडिटर ने बनानी है। मैनेजमेंट को लगता है कि ऑडिटर 100% एरियाज़ को वेरीफाई करेगा, टेस्ट करेगा। मैनेजमेंट को ये भी लगता है कि ऑडिटर जो है वो हमें एब्सोल्यूट वाली अश्योरेंस दे के जाएगा। मैनेजमेंट को ये भी लगता है कि हमें जो रिपोर्ट मिलेगी उसमें 500 सफ़े होंगे और हर चीज़ के ऊपर डिटेल से बात की होगी। बट आपने उनकी ये गलत फहमी ख़त्म करनी है बज़रिया एंगेजमेंट लेटर। और एंगेजमेंट लेटर के वो जो 5 बातें लिखनी आपने वही हैं, मगर उस सिनेरियो को साथ जोड़ के। जैसे अब आप बताएंगे कि हम लेटर में लिखेंगे कि भाई तुम्हारी एक्चुअल में ज़िम्मेदारियाँ कौन सी हैं और हमारी ज़िम्मेदारियाँ कौन सी हैं। तो ज़िम्मेदारियाँ कौन सी उनकी होती हैं भला? अकाउंट्स बनाना, गोइंग कंसर्न को असेस करना, ऑडिटर को हर तरह की एक्सेस प्रोवाइड करना, और फ्रॉड की आइडेंटिफिकेशन कौन करती है? मैनेजमेंट। ये काम उनके हैं। और एक तरफ हमने बतानी है जिम्मेदारियाँ कौन सी? हमारी कौन सी होती हैं? कि हम लोगों ने ओपिनियन देनी होती है किस चीज़ के ऊपर? किस चीज़ के ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, कि क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही। फिर हम उनको बताएंगे कि हम लोग सैम्पलिंग पे काम करते हैं, हम लोग 100% काम नहीं करते। तो आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट वही था, बस लिखने का अंदाज फ़र्क हो गया। अब अगर आपने पढ़ा वर्ड एंगेजमेंट लेटर और आपने वही 5 बातें बस लिख दी हैं, इसका मतलब है कि आपने और कुछ नहीं किया, बेचारे एग्जामिनर का टाइम ज़ाया किया, उसको आपने ऑफेंड किया, क्योंकि जो वो चीज़ मांग रहा था वो उसको मिली नहीं। तो नंबर देगा आपको? नंबर नहीं देगा। तो इस पेपर में अगर आपने जेन्युइनली पास होना है, मैं आपको बताऊं, जितने भी आप लोग अटैम्प्ट्स लगा चुके हैं, कभी ना कभी आपके जहन में आया होगा कि यार ये तो बस अब अजाब ही बन गया है, इसको हम निकालें कैसे बाहर। तो आज से वो मौका फिर से आपको मिल रहा है। आप अगर अगले 100 दिन सीरियस हो जाएं, क्या हो जाए? सीरियस हो जाएं, तो ये पेपर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप इसको यूँ समझ के पढ़ेंगे कि बहुत मुश्किल पेपर है, इसको पास करना बहुत मुश्किल है, तो फिर ये मुश्किल ही रहेगा हमेशा। इसको जितना अपनाए, मतलब इसको जितना आप अपने अंदर लेकर आएंगे, इसके साथ इजी रहेंगे, तो ये पेपर पास करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इसके साथ दोस्ती करें, इसको दुश्मन ना बनाएं। पहला फेज़ क्या है? यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, और वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कहाँ पे आना है? क्लासेस में आना। कहाँ पे आना है जनाब? क्लासेस में आना। अगर आप क्लासेस में नहीं आएंगे तो फिर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज मिलने वाली नहीं है। जब ये नॉलेज नहीं मिलेगी तो सवाल समझ नहीं आएगा, सवाल समझ आ भी गया रिक्वायरमेंट समझ नहीं आएगी, रिक्वायरमेंट समझ आ भी गई तो अगला मसला कहाँ पे आएगा? राइटिंग इश्यूज़ पे आ जाएगा। तो इस क्लास के अंदर हम लोगों ने ये सारे मसले ख़त्म करने हैं। कंसेप्चुअल मसला भी ख़त्म करना है, माइंड मैपिंग भी करनी है, आईकैप के सवाल भी सॉल्व करने हैं, मज़ीद सवाल भी सॉल्व करने हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आप जिस चैप्टर में जा रहे हैं उस चैप्टर की मेन अप्रोच क्या है, क्योंकि हर चैप्टर से केस स्टडीज़ नहीं बनती। या बनती नहीं। गिनती के कुछ चैप्टर्स में अगर आपको बताऊं तो चैप्टर्स कौन कौन से हैं जहां से केस स्टडीज़ आईकैप अक्सर बनाता रहता है। ये एक फंडा है। आप कोई भी बुक यूज़ करो, एटलीस्ट आपको नामों का तो पता होना चाहिए। टिपिकल आप कोई भी पेपर पकड़ लें आईकैप का, आपको टिपिकल 6 सवाल मिलेंगे, फॉर श्योर मिलेंगे, हर पेपर में मिलेंगे। इस पेपर की खूबी ये है कि हमें पता है कि हमसे पूछा क्या जाएगा, बट स्टिल हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होके नहीं जाते। भाई एक सवाल कंफर्म आपको मिलेगा कोड ऑफ एथिक्स का,
एक सवाल कंफर्म आपको मिलेगा ऑडिट रिपोर्ट्स का, एक सवाल कंफर्म आपको मिलेगा रिस्क का, एक सवाल कंफर्म आपको मिल सकता है फ्रॉड का, एक सवाल कंफर्म आएगा सब्सटेंटिव का, एक सवाल कंफर्म आएगा कंट्रोल्स का। यही तो पूरा पेपर है। हमारे पास 16 चैप्टर्स हैं और अगर मैं चैप्टर बाय चैप्टर चलूँ तो गिनती के 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से 80% पेपर आता, बट विद अ डिस्क्लेमर कि बाकी 10 को वो कभी भी शफल कर देता। तो हमने कभी भी सिलेक्टिव स्टडी तो करनी ही नहीं है। हाँ, हमने जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं उन पे ज़रा ज़्यादा एफर्ट करनी है। जो हमें पता है कि फॉर श्योर टेस्ट होने ही होने हैं, हमने उन पे टाइम भी क्या लगाना है, अच्छा खासा टाइम लगाना है। तो अगर मैं आपको की दिखाऊं, चलिए फर्ज करें 3 कॉलम्स आ रहे हैं। पहला कॉलम कौन सा है, नॉलेज बेस, दूसरा कौन सा है, एप्लीकेशन बेस, तीसरा कौन सा है, मिक्स। नॉलेज बेस वो एरिया है जहां से अक्सर स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल बन जाता, यानी कि टाइप 1 सवाल, और ये वो एरिया है जहां से एमसीक्यूज ने लाजमी आना। चैप्टर 1 एक्सेप्ट यूनिट 2, और वो कौन सा है, कंपनी लॉ, वो किस कॉलम में चला गया, एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड मींस यहाँ से केस स्टडीज सिनेरियोज आ सकते हैं। इसी तरह चैप्टर 2 कंप्लीट चैप्टर कहाँ पे रखा हुआ है, नॉलेज बेस में। इसमें क्या है, 210 220। तीसरा रिस्क वाला चैप्टर, प्लानिंग का स्टैंडर्ड और एनपीओ का स्टैंडर्ड कहाँ पे आ गया, नॉलेज बेस में। रिस्क कहाँ पे चला गया, एप्लीकेशन बेस में। और फ्रॉड कहाँ पे चला गया, मिक्स में। मिक्स क्या है कि यहाँ से दोनों तरह के सवाल बन सकते हैं, यहाँ से स्ट्रेट सवाल भी आ सकता है और यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड सवाल भी आ सकता है। ये ऐसा भी कर सकता है कि पार्ट ए सीधा पूछ ले और पार्ट बी टेढ़ा पूछ ले। और टिपिकली अगर आपने फ्रॉड का सवाल देखे हों तो वैसे करता है। फ्रॉड का सवाल एक ही होता है, पार्ट ए थ्योरी होती है और पार्ट बी लॉजिकल टेस्टिंग कर रहा होता है। चैप्टर 4 में सैम्पलिंग के अलावा पूरा चैप्टर कहाँ पे आता है, नॉलेज बेस में। चैप्टर 5 क्या है भला, इंटरनल कंट्रोल्स। वहाँ से वो अक्सर क्या पूछता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। कभी कभी वो मिक्स में भी चला जाता है। बट चैप्टर 6 जो है, जिसमें सेल्स के, परचेज के, पेरोल के, फिक्स एसेट्स के क्या दिए हुए हैं, प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, कंट्रोल्स बताए हुए हैं, वो कहाँ पे चला गया, मिक्स में चला गया। 7 क्या है बेसिकली, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, रेशियोज। यहाँ से स्टेट सवाल भी बन जाता है और यहाँ से लॉजिकल सवाल भी आ जाता है। करेंगे इसके ऊपर भी काम। फिर 7 8 9 10 हमारे क्या है, सब्सटेंटिव्स। 11 12 आरपी और एक्सपर्ट, इंटरनल ऑडिटर। 13 से फॉर श्योर सवाल आना है, 14 15 से फॉर श्योर सवाल आना है। 16 उसने नया एलिमेंट ऐड किया जिसमें कुछ बातें डेटा की हैं, कुछ बातें सस्टेनेबिलिटी की हैं, कुछ बातें रिव्यू की हैं, कुछ बातें अश्योरेंस की हैं। तो एक चैप्टर में उसने 4-5 बातें डाल दी, जिससे और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सिलेबस थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, नथिंग एल्स। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज ईच चैप्टर, ईच स्टैंडर्ड इज इम्पॉर्टेंट। कोई भी चीज़ आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले छोड़ के नहीं जा सकते। अगर छोड़ के जाएंगे तो नुकसान अपना करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि इतनी क्या कहते हैं वो दुखी दास्तान के बाद आप मज़ीद अपने दुखों में कुछ नया दुख ऐड करना पसंद करेंगे। पेपर पास करना, जेन्युइनली पास करना है, हो जाए सीरियस। पता है अभी नहीं करेंगे तो मज़ीद आगे से आगे चले जाएंगे, फर्म्स नहीं मिलेंगी। जब फर्म्स नहीं मिलेंगी तो फिर क्या होगा, घर वाले बर्दाश्त करना एक टाइम पे आके बंद कर देंगे। जब वो भी बंद कर देंगे और नौकरी भी नहीं होगी, शादी भी नहीं होगी। है या नहीं, पॉइंट है या नहीं। तो चले अपना मत सोचें, आने वाली का सोच लें, उसके लिए पेपर पास कर लें आपका। चलें वापस आते हैं और ज़रा ग्रेड्स पे चलते हैं। सर हमारे पेपर में कितनी ग्रेड्स हैं, 4। पहली ग्रेड कौन सी है, ऑडिट फ्रेमवर्क, रेगुलेशंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। हाउ मेनी मार्क्स की वेटेज, 15 से 25। इसमें आए कि आपने 4 चैप्टर्स रखे हुए हैं। कितने रखे हुए हैं, 4 चैप्टर्स रखे हुए हैं। 4 कौन से रखे हुए हैं, पहला, दूसरा, 13वां और 16वां।
अब मज़े की बात यह है कि इसमें से जो चैप्टर फॉर श्योर टेस्ट उसने करना है वो है आपका चैप्टर नंबर 13। और अगर मैं रीसेंट पेपर की बात करूं तो 9 नंबर का सवाल हमें यहाँ से देखने को मिलता है रीसेंट, और उससे पीछे अगर मैं जाऊं तो 10 से 15 के इर्द गिर्द वो रहता है। तो ये चैप्टर हमारा सुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? सुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर बन गया। कौन सा? चैप्टर नंबर 13। हाँ, 2 से भी वो अक्सर सवाल पूछ लेता है, 1 से भी वो पूछ लेता है, 16 से पूछ सकता है अगर उसके पास कुछ और पूछने का मार्जिन ना हो तो। जब भी वो पेपर बनाएगा 13 में लाजमी जाएगा। तो इसका मतलब है कि 15 से 25 में 15 से 25 के अंदर आप एक्सपेक्ट कर लें कि 9 से लेके 15 नंबर तक का सवाल हम लोग कहाँ से लेके आ सकते हैं? 13 से लेके आ सकते हैं। फिर कुछ वो 2 का भी पूछेगा, कुछ 1 का पूछेगा, कुछ 16 का पूछेगा। उसने ये अपनी ग्रिड पूरी करनी है 15 से 25 वाली। सेकंड ग्रेड कौन सी है मेरे पास? ग्रेड बी। ग्रेड बी है किसके ऊपर? प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। इसमें एक पूरा चैप्टर है और एक चैप्टर की एक टॉपिक है, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। और जो चैप्टर पूरा है उसकी अपनी वेटेज अराउंड 15 से 20 नंबर की है। आपको मैं भी दिखाऊंगा एनालिसिस पिछले कुछ सालों का, देखिएगा। फॉर श्योर यहाँ से रिस्क का सवाल बनता है, यहाँ से फ्रॉड का सवाल बनता है, और यहाँ से जो रिमेनिंग एरियाज़ हैं, जो मेरे रिमेनिंग एरियाज़ हैं, वो सवाल कौन से बनाएगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल बनाता है। मगर ये जो 2 एरियाज़ हैं, यहाँ से सवाल कौन सा बनाएगा जनाब? इट विल बी अ लॉजिकल क्वेश्चन। फॉर श्योर इट विल बी अ लॉजिकल क्वेश्चन। और एक टॉपिक है कौन सा बेचारा? डॉक्यूमेंटेशन का। बस यहाँ पे फिट ही हुआ हुआ, तो उसके पास बहुत मार्जिन है इस एरिया में खेलने का और नंबर पूरे करने का। फिर आते हैं हम लोग ग्रेड सी पे। नहीं, हम चलते हैं ग्रेड डी पे पहले। ग्रेड डी बहुत मज़े की है, बस 2 चैप्टर। कौन से? 14 और 15। और ये 2 चैप्टर इज इक्वल टू आपके कम से कम 2 से ढाई हफ्ते। और वेटेज कितनी है? 25 से 30। यानी कि 1/4 ऑफ योर पेपर इज फॉर श्योर कमिंग फ्रॉम दीज एरियाज। यहाँ पे मेरे पास बातें कौन सी होंगी? रिपोर्टिंग की और फाइनल इवैल्यूएशन की। यानी कि यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पे हम लोग सीख रहे होंगे जनाब गोइंग कंसर्न की बातें। यहाँ पे हम लोग सीख रहे होंगे सबसीक्वेंट इवेंट की बातें। यहाँ पे हम लोग सीख रहे होंगे रिटन रिप्रेजेंटेशन की बातें। यही गिनती के 4-5 स्टैंडर्ड्स हैं। मगर वेटेज कितनी है? 25 से 30। और क्या आईकेब अपनी वेटेज फॉलो करता है? आइए देख लेते हैं, चेक करने में क्या मसला। शायद ये इतना आपको विजिबल ना हो, बट आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं विजिबल कर दूं। सर मैं आपको लेके चलता हूँ पहले ज़रा ग्रेड डी पे। क्या थी? रिपोर्टिंग एंड फाइनल इवैल्यूएशन। सर गौर कीजिएगा, कितने मार्क्स हैं? 38। उससे पीछे आए, उससे पीछे आए, उससे पीछे आए, उससे पीछे आए, उससे पीछे जाएं। 24, 37, 37, 28। और अगर मैं एवरेज करूं तो एवरेज मेरी बनती है कितनी? 22% की एवरेज बनती है। 2 चैप्टर्स अगर आपने ठीक से तैयार नहीं किए तो आप एग्ज़ाम में 20 से 22 नंबर खो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। और ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको अकाउंटिंग की नॉलेज भी चाहिए होती है। मैं अक्सर बच्चों से एक बात करता हूँ कि आपका पेपर ऑडिट फेल नहीं करवाता, यानी कि ऑडिट के लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स पेपर फेल नहीं करवाते। फिर क्या फेल करवाता? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वाली बातें आपका पेपर फेल करवा रही होती हैं। मैं जिस बच्चे को यही नहीं पता
कि IAS 16 के अंदर रीवैल्यूएशन करने के बाद उसकी डेप्रिसिएशन को कैसे मेजर करना है। और अगर वो सवाल में ये सवाल पूछ ले कि आप एक जगह पे खड़े हुए हैं, मैनेजमेंट ने ये काम किया है, बताइए ये काम ठीक है या नहीं है, और इस काम का रिपोर्ट पे का इम्पैक्ट पड़ेगा, तो क्या बताएंगे? बता पाएंगे? बता पाएंगे? अगर एक बच्चे को ये नहीं पता कि लोअर ऑफ कॉस्ट NRV में NRV निकालते कैसे हैं, एक वर्किंग वो करके दे दे और आपसे कहे कि बताइए वर्किंग ठीक है या नहीं है, वो ये नहीं कह रहा कि पूरे IS2 के सवाल सॉल्व करके आए मेरे पास, वो कहते हैं कि कम से कम कॉन्सेप्ट्स तो लेके आए मेरे पास। रिसेंट पेपर में काफ़ी टाइम के बाद उसने रेशोज पूछी हैं, आप लोगों ने पेपर तो दिया था, अक्सर बच्चे यहीं पे पैनिक कर गए थे कि सर ये तो हमने पढ़ी नहीं थी, हालांकि चैप्टर नंबर 7 के अंदर बताई हुई है रेशोज, बट नहीं पढ़ता बच्चा सिर्फ कुछ एरियाज़ के इर्द गिर्द गोल गोल घूमता रहता है और वो पेपर से बिल्कुल दूर हुआ होता, नहीं पास कर पाता। कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपको फॉर श्योर आने चाहिए, मैं एक लिस्ट आपको देता हूँ, या आपने इंश्योर करना है कि आप जब भी तैयारी कर रहे हो तो ये अकाउंटिंग वाली बातें आपको पता होनी चाहिए। हम क्लास में भी इसकी वजह से प्रैक्टिस करेंगे। एक है IAS 2, ये कौन सा होता है? इन्वेंट्री, नज़र आ रहा है? इन्वेंट्री। दूसरा कौन सा है? IAS 8, ये कौन सा है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। एक है IAS 16, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। फिर IAS 23, ये कौन सा है? बोरोइंग कॉस्ट। देन IAS 21, फॉरेक्स। IAS 10, एडजस्टिंग इवेंट्स। IAS 37, ये कौन सा है? प्रोविजंस का। फिर लिस्ट अभी चल रही है। IAS 36, ये कौन सा है? इम्पेयरमेंट का। IAS 38, ये कौन सा है? इंटेंजिबल्स का। IFRS 15, ये कौन सा है? रेवेन्यू का। और आखिरी चीज़ IFRS, गैस करें कौन सा होगा? ये कौन सा है? लीज का। सर ये आपको आने चाहिए, इनके बगैर चारा नहीं है। आप पिछली 10 अटैम्प्ट्स में रिपोर्ट्स के सवाल खोल लें, मैं खोल देता हूँ, कष्ट करते रहेंगे। आपको बोरिंग कॉस्ट मिलेगा, आपको इंटेंजिबल्स मिलेगा, आपको एडजस्टिंग इवेंट्स मिलेंगे, आपको 16 मिलेगा, आपको इन्वेंट्री मिलेगी, आपको अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मिलेंगे। आप रिस्क का कोई सवाल निकाल लें, हर रिस्क के सवाल में वो IAS 2 टेस्ट कर रहा होता है, 37 टेस्ट कर रहा होता है, IAS 8 टेस्ट कर रहा होता है, फॉरेक्स वो लाजमी टेस्ट करता है वहाँ पे। रिसेंटली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर उसने बात कराई थी ना, जो पेपर आया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर एक सवाल था कि उस पर आपने कुछ बताना था इन्वेंट्री को लेके, नहीं करके आए बच्चे, हवा में थे। क्यों नहीं करके आए? ऐसा सवाल कभी देखा ही नहीं था। मगर अगर आपने प्रैक्टिस की हो ना, तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। अगेन मसला वही है, हम लोग कुएं के मेंढक हैं, उसी कुएं में बस गोल गोल घूमते रहते हैं, छलांग लगाने की हमारी हिम्मत नहीं। मैंने ज़्यादा बोर तो नहीं कर दी, थोड़ी सी मैं रियलिटी दिखा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा। चले, बात अगर चल ही रही है रियलिटी की, तो एक काम और कर लेते हैं। हम ICAP से डायरेक्ट पूछते हैं कि भाई हमारे रीज़न फॉर फेलियर क्या है। लेट्स आस्क हिम डायरेक्टली। तो पूछने के लिए मैं कहाँ पे जाऊँ? ICAP की वेबसाइट पे जाता हूँ, पूछते हैं कि वो
क्या कहता है हमारे बारे में कि हम कितने अच्छे स्टूडेंट हैं। हम जाते हैं कहाँ पे, स्टडी रिसोर्सेज में, हम जाते हैं 21 के अंदर। 21 में क्यों जा रहा हूँ भला, पुराने पेपरों को देखने के लिए। 21 में जाता हूँ तो 21 में मेरे पास आ जाता है कैफ। कैफ में आएगा मेरे पास, अच्छा आपको तो शो ही नहीं हो रहा, एग्जामिनर कमेंट्स। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, विजिबिलिटी आ गई। मैं किस पेपर में खड़ा हूँ, स्प्रिंग 25 में खड़ा हूँ। लेट्स सी वो क्या कहता है। हाँ जी, वो कहता है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जामिनीज इन दिस सेशन वाज satisfactory with a slight improvement from the previous attempt. चलो, it was commonly noted that the examinees often failed to distinguish between substantive audit procedures and अब जब एक बच्चे को यही नहीं पता कि सब्सटेंटिव और नॉर्मल प्रोसीजर्स में क्या फ़र्क है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपको पास किया जाए। उससे क्या फ़र्क होता है। रैंडम सवाल एक रैंडम भाई से पूछते हैं, हर वो भाई जिसने क्लासेस लगाई हुई हैं, हमारे पास 5-6 नुमाइंदे हैं। शुरू से स्टार्ट करते हैं। सर आप फ्रंट पे बैठे हैं, मैं कसूर आपका है। हाँ जी, क्या फ़र्क है, तुक्का ही मार दे कोई, तुक्का ही मार दे। नंबर कितने आए थे, फिर भी 44 आ गए। हाँ जी हाँ जी, ना यार, ना यार, एंज तो ना करो। सर ऑडिट प्रोसीजर दो इसमें डिवाइड है, पहले रिस्क असेसमेंट फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है फिर वो दो में, यस, एनालिटिकल प्रोसीजर और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। बात समझ आई या नहीं आई, या जो आई थी वो भी चली गई। तो जिस बच्चे को यही नहीं पता कि दोनों में फ़र्क, एक सेकंड, मार्क्स कितने आए थे, 45। देखा, बढ़ गया 1 नंबर। और जिस बच्चे को यही नहीं पता कि भाई दोनों में फ़र्क क्या है, एग्जामिनर कहाँ नंबर देने वाला आपको। चलिए और देखते हैं। एडिशनली several responses indicated lack of attention to the specific requirement। ये तो मैं फर्स्ट वर्ड जो मेरा आते था वो ये था कि हमें रिक्वायरमेंट हैंडलिंग करनी नहीं आती। हमें नॉलेज होती है, हमने पढ़ा भी होता है, हमने क्लास के टेस्ट भी दिए होते हैं, बट आई कैब में जाकर जब हम लोग एक नया सवाल देखते हैं तो हम एक तो पैनिक हुए होते हैं। पहले 3 घंटे का पेपर सॉल्व करना होता है और उसमें सवाल दर सवाल दर सवाल, तो देयर इज़ अ चांस कि किसी की रिक्वायरमेंट हमें ठीक से समझ ना आए। मगर इसी चीज़ को तो हमने ओवरकम करना। हम आज यहाँ पे इकट्ठे क्यों हुए हैं, कुल पढ़ने के लिए? ख़त्म है आज? नहीं, आज हमने ये सीखना है कि रिक्वायरमेंट हैंडलिंग कैसे करनी है, मेन मसले किधर आते हैं बच्चों के, मेन पेन पॉइंट्स क्या हैं, रिजल्टिंग। हाँ जी, कौन सा जवाब देंगे, इररेलेवेंट और इनकम्प्लीट आंसर्स। बट आई कैप तो फेल कर देता है, आई कैप हमें जान के फेल करता है। आई कैप हमें इसलिए फेल करता है क्योंकि आई कैप को पैसा चाहिए, हम बार बार जाएंगे उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए वो हमसे प्यार बहुत करता है। और भाई आप जैसे ही बच्चे फर्स्ट अटैम्प्ट में पास भी होते हैं या नहीं होते, तो बता दें, होते हैं कि नहीं होते? दिस इशू वॉज पर्टिकुलरली फ्ला फ्ला फ्ला, ठीक है। सेवरल रिस्पॉन्सेज रिफ्लेक्टेड, एक और मसला, ये क्या होता है, रोट लर्निंग किसे कहते हैं, व्हाट इज रोट लर्निंग? चले रोट से ही एक वर्ड और बनता है,
रट्टा, रट्टा, हम रट्टे लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, रट्टे लगाते हैं, मगर पास नहीं हो पाते। रादर देन अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली where examiners cited generic threats or deficiencies without tailoring their अपने आंसर को आप मोल्ड ही नहीं करते। चलिए रट्टा भी लिया, जैसे मैंने एक मिसाल दी थी, वो 5 एलिमेंट्स आपने क्या लगा लिए, रट्टा लगा लिए। अब जो सवाल है कम से कम उस जवाब को सवाल के मुताबिक चेंज ही कर दो, उसको बता दो, उस बंदे का नाम लिख दो, सिनेरियो को उठा के रिपीट कर दो, इवेलुएट करके बता दो, कुछ तो करो। Moreover, incorrect assumptions were made in audit reporting questions despite the availability of sufficient information in the question to reach a clear conclusion। क्या मतलब, हम लोग अपनी अकाउंटिंग चला के बैठ जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, अपनी खुद ही से अज्यूम करते हैं चीज़ें, हालांकि सवाल में दी होती हैं, बट हम कहते हैं नहीं। एग्जामिनर्स आर स्ट्रांगली एनकरेज्ड, ले जनाब वही दुख, टू केयरफुली रीड एंड इंटरप्रेट व्हाट रिक्वायरमेंट। पास करना है पेपर तो तरीका एक ही है, रिक्वायरमेंट हैंडलिंग करना है, रिक्वायरमेंट हैंडलिंग करना है। भाई एक सवाल आता है जिसमें लिखा होता है कि इवेलुएट करें और बताएं कि रिपोर्ट पे क्या इम्प्लीकेशन होगी, एक सिंपल सा सवाल। मैं अगर आपसे पूछूं कि डिफरेंस बताएं बिटवीन इवेलुएट करना और एक्सप्लेन करना, तो क्या बताएंगे? इवेलुएट करो और एक्सप्लेन करो में क्या फ़र्क है? हर वो भाई जिसने हाफ स्लीव कपड़े पहने हो तो फिर आगे बह गए। हाँ दसो। ये क्या है? तो एक्सप्लेन क्या? मुझे एक फ़र्क बताएं जो कि दोनों में हो, इवेलुएट में और एक्सप्लेन में क्या फ़र्क होता है? एक्सप्लेन इज़ बुकिश नॉलेज, अच्छा ठीक है, और इवेलुएट आउटसाइड किताब, सिनेरियो से आप बातें अक्सस करें। अच्छा, एक्सप्लेन में और ब्रीफली एक्सप्लेन में क्या फ़र्क होता है? एक्सप्लेन तो एक्सप्लेन होता है, ब्रीफली एक्सप्लेन करें यानी कि बताएं भी मगर इख्तिसार के साथ बताएं, डिटेल इतनी ज़्यादा डिटेल में ना चले जाए। अच्छा, एक्सप्लेन में और इवेलुएट में प्रोज एंड कॉन्स किस में बताए जाते हैं? इवेलुएशन में। डिसीजन किस में सुनाया जाता है? नहीं, इवेलुएशन में हम कभी भी अपना आखिरी फैसला नहीं सुनाते, हम उस पर छोड़ते हैं कि अगर पॉजिटिव है तो ये की पॉइंट्स हैं, नेगेटिव है तो ये की पॉइंट्स हैं, तुम खुद ही फैसला करो कि तुम क्या करना चाहते हो। यही तो इवेलुएशन है कि आप दोनों साइड ऑफ कॉइन के ऊपर बात करते हैं, बस कॉइन को फ्लिप नहीं करते। और एक्सप्लेन क्या है कि आपने दोनों बातें बता दी, फिर आप अपनी बात भी बता रहे हैं जो कि किताब में लिखी हुई है। चलें एक और ज़रा अटैम्प्ट खोलते हैं, है भी मज़ा आ रहा है। ऑटम 25 पे चलते हैं, ये रिसेंट वाली हैं और आई होप कि आप दोनों ने ये वाली अटैम्प्ट दी होंगी, आप सब बच्चों ने दी हुई है ना। ऑटम 25 भी दी होगी, स्प्रिंग 25 भी दी होगी, 26 भी दी हुई है, वो तो अभी हुई है ना बेचारी, उसका भी तो आया ही नहीं बेचारा अभी तक। अच्छा, इसको ज़रा खुलने में शायद टाइम लगेगा। क्या यहाँ पे 404 ही आता या कोई और आता? 404 ही आता, चलो इट विल टेक सम टाइम टू ओपन। तब तक के लिए मुझे ये आप लोग बताएं। हाँ, डिस्कनेक्ट ही हो गया? नहीं नहीं, मेरे पास तो आ रहा, अब आ गया। मुझे ये बताएं कि अब हमें क्या करना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, हाउ यू थिंक यू कैन पास दिस पेपर? ये बड़ा ज़रूरी है आपसे पूछना, क्योंकि आपको अपने अंदर की खामियां पता है और हर इंसान की खामियां दूसरे से फ़र्क होती हैं। तो हाउ वी शुड बी अप्रोचिंग टूवर्ड्स दिस पेपर? प्रैक्टिस, वो तो होगी, वो तो होगी,
जी अंडरस्टैंडिंग। रट्टे और मतलब कि दूसरे में फ़र्क करना। रट्टे में फ़र्क करना, क्या चीज़ रटनी है क्या चीज़ नहीं रटनी है, ठीक है। हाँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और कोई मिस है? आइए ज़रा इसको भी देख लेते हैं, इससे पहले ये बेचारा गायब हो जाए। अच्छा 34%, लास्ट टाइम कितना था स्प्रिंग में? 38। तो ये तो अच्छा हो गया ना, अच्छा हुआ नहीं बुरा हुआ। और 38% रिजल्ट भी बहुत रिजल्ट था। क्या कह रहा है? कहता है जी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ दिस सेशन शोड अ डिक्लाइन कंपेयर टू द प्रीवियस। आगे वो बता रहा है 78 से कहाँ पे चले गए, 34 में। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इश्यूज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस मल्टीपल क्वेश्चंस was देखिए जरा बातें आपको ना शायद रिपीट होती हुई नजर आएंगी। टेंडेंसी टू प्रोवाइड जेनेरिक टेक्स्ट बुक स्टाइल आंसर्स, रट्टा, rather than tailoring your responses to specific risk control और report implication। यही तो 3 सवाल आने हैं और आप वही खराब करते आ रहे हैं। पीछे भी वो बात कर रहा था कि बच्चे अपने आंसर को टेलर नहीं कर रहे। दिस वॉज पर्टिकुलरली एविडेंट इन क्वेश्चंस रिक्वायरिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, कंसिडरेशंस, एथिक्स। यानी कि उसने कहा कि भाई जो सवाल था ना उन सब में मुझे जो कॉमन मसला नज़र आया वो ये कि बच्चे रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने जवाब को मोल्ड नहीं कर रहे, जो रट के आए हैं बस वही लिखी चले जा रहे हैं। माय बेस्ट फ्रेंड रट के आए थे, माय फादर आ गया, वो लिखी जा रहा। अनदर की वीकनेस वाज द लैक ऑफ अटेंशन टू द कंप्लीट, फिर वही बात, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। कैंडिडेट्स frequently attempted only part of the question, ignored requirements or made incorrect assumptions even sufficient information available थी to reach a definite। इसने ये सेम बात नहीं की, ये वाली ये कि सफिशिएंट चीज़ थी मगर फिर भी हम उस तक पहुंच नहीं पाए। इसका मतलब समझते हैं कि जो बच्चे यहाँ पे फेल हुए थे वो सेम गलती फिर कर रहे हैं। कब? बिल्कुल ही इमीडिएट अटेम्प्ट के अंदर। एंड आई एम डैम श्योर आप में से किसी ने भी कभी ये डॉक्यूमेंट खोल कर नहीं देखा होगा, ऐसे ही। तो फिर किंज पास हो गए। चलें कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? एग्जामिनर्स आर, वही दर्द इसका, एग्जामिनर्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू रीड द रिक्वायरमेंट केयरफुली, then plan their answers, then avoid reproducing irrelevant memorized content in scenario based questions। कहता है जो रटी रटाई बातें हैं सिनेरियो में वो लिखने की ज़रूरत है, उनको यूज़ करें ना, आप अपने अल्फाज डालें बीच में। आप जनाब वो माय बेस्ट फ्रेंड बस याद किया हुआ है, जो सवाल आता है उसमें लिखी चला जाता है। एंज ना करो, पेपर की कम से कम तौहीन तो ना करें। नहीं आता तो कोई बात नहीं, एग्जामिनर को कम से कम ऑफेंड ना करें। मैं आपको एक बात बता दूं, आज जो बच्चे पास होते हैं ना आई कैब में, वो 50s और 60s के दरमियान पास हो रहे होते हैं, क्योंकि 70 पे क्या मिलता है, मेरिट। तो इतनी कोई लंबी छलांग नहीं होती बच्चों की। आई कैब की भरपूर कोशिश होती है कि अगर एक बच्चा 40s में आ गया ना तो उसको धक्का दे के 50 तक ले जाएं, क्योंकि उस पर भी प्रेशर है। हमारे पास क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स हमारे मार्केट में कम है, और रिसेंट अगर आप लोग देखें पिछली 3-4 अटैम्प्ट्स में तो बच्चे निकाल रहे हैं, बच्चे पास कर रहे हैं, फंसा नहीं रहा। तो आप थोड़ी सी अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट ले आएँ, अपना बस किबला दुरुस्त कर लें, आपसे अच्छा बच्चा ही कोई नहीं है। आप भी उन्हीं में शुमार हैं जिनमें सारे शुमार हैं। आप जैसे ही दोस्त पहले अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं या नहीं करते, तो बता दें करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस पेपर के साथ जुल्म मत होने दें।
गिनती के 4-5 एरियाज़ हैं, उनको अच्छा तैयार कर लें, ये पेपर मक्खनों की तरह, सॉरी मक्खनों कह गया हूँ, मक्खन की तरह पास हो जाएगा। क्लियर? तो मुश्किल नहीं लेना, डूएबल है, मैनेजेबल है, आराम आराम से भी करेंगे तो बहुत टाइम है। ऑल्दो ये अटैम्प्ट छोटी है, 2 हफ्ते पीछे आ गई हुई अटैम्प्ट, ऐसे ही। तो आपने इस चीज़ का भी वज़न नहीं लेना, आपने अपनी एफर्ट करनी है, कर लेंगे वो एफर्ट। अच्छा, हम अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे, हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे, यानी कि हमारा वे ऑफ एक्शन क्या होगा। हम टिपिकल जो तरीक़ेकार होता है कि पहले चैप्टर नंबर 1 करेंगे, फिर उस पर करेंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे, मैं उस पर नहीं जा रहा। अच्छा, आपके अलावा कोई और बच्चा जिसने फर्स्ट टाइम ऑडिट पढ़ना हो? बच्चे बाद में भी एंटर हुए थे, है कोई ऐसा बच्चा जिसने बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ना हो? कोई नहीं है, बस ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, मैं हूँ, आपने बस साथ साथ कैरी ऑन करते रहना है। सर हमारे पास ईद कब आ रही है? 25 से वीक स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा ही है। तो ईद से पहले हमारे पास है 3 हफ्ते, ये वाला वीक, अगला वीक, उससे अगला वीक। हम लोग क्या करेंगे, 2 बड़े ही इम्पॉर्टेंट एरियाज स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला कल से, और वो 2 एरियाज कौन से होंगे? नंबर 1 कोड ऑफ एथिक्स, एंड दूसरा एरिया होगा मेरे पास इसको ख़त्म करेंगे, फिर हम आ जाएंगे कहाँ पे? रिपोर्ट्स पे। कहाँ पे आ जाएंगे? रिपोर्ट्स पे आ जाएंगे। तो ईद से पहले हम लोगों ने इन 2 एरियाज़ को ख़त्म करना, समझ आई? 2.5 हफ्ते हमारे पास। क्लास हमारी हुआ करेगी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे will be on if required, टेस्ट आपका हम हफ्ते पे भी कर सकते हैं, जो आपका वीकली टेस्ट होगा, और अगर आप फिज़िकल देना चाहें तो आप क्लास से पहले मंडे पे आके दे सकते हैं। एक चीज़ ये। नंबर 2, फ्राइडे को गवर्नमेंट ने, आपको पता है क्या किया हुआ है, कॉलेज बंद किया हुआ है, तो हम अपनी क्लास तो मिस नहीं कर सकते। फ्राइडे को हम लोग मिला करेंगे, कहाँ पे? जूम पे मिला करेंगे। एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं आपको लास्ट टाइम की रिकॉर्डिंग्स दे दूँ, वो मुझे पता आप लोगों ने देखनी नहीं है, ऐसे ही। तो फ्राइडे को हम लोग कहाँ मिला करेंगे? जूम पे मिला करेंगे। सैटरडे हम लोग ऑन कर लिया करेंगे अगर बहुत ज़्यादा क्या हुई हमारे पास ज़रूरत हुई तो, बट अगर पूरा वीक ठीक चला है और ज़रूरत नहीं है तो हफ्ता हमारा ऑन नहीं होगा। तो फिर आप लोग कहाँ पे चले जाएंगे? ईद पे चले जाएंगे, याद रखोगे। तो जब ईद से वापस आएंगे तो हम लोग अपने बाकी एरिया स्टार्ट करेंगे, जिसमें रिस्क होगा, सब्सटेंटिव होगा, कंट्रोल होगा। आपने बस एक काम करना है, रोज़ का काम रोज़ करना, इतना कर सकते हैं, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है सिवाय इस उम्मीद के कि आप एक तो डेली का काम डेली कर लेंगे, क्लास में अटेंटिव रहेंगे, क्लास के अंदर ही मेरी कोशिश होगी कि मैं सारी बातें आपको बता दूं। टाइम देखें क्या होगा, इतनी बातें करने के बाद भी अभी पूरा आधा घंटा रहता है, तो टाइम बहुत है हमारे पास, आप करने वाले बने, ठीक है? परेशान तो नहीं हो गए? अच्छा जी, वापस आते हैं। अब एक सवाल बच्चों का नॉर्मल होता है कि सर किताब कौन सी यूज़ करेंगे? तो किताब का मसला नहीं है, आपके पास जो भी बुक है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो टेंशन नहीं है। अच्छा, ग्रेड सी ये रह गई थी हमारी। ग्रेड सी में अगर आप गौर से देखें तो मेरे पास कंट्रोल्स हैं, मेरे पास सब्सटेंटिव्स हैं, मेरे पास 2 क्रैमिंग वाले चैप्टर्स हैं 11, 12, और मेरे पास चैप्टर नंबर 4 है एक्सेप्ट डॉक्यूमेंटेशन। वो कहाँ पे चला गया था? ग्रेड बी में चला गया था। तो सैम्पलिंग इसमें आ गई, एविडेंस यहाँ पे आ गया, कंट्रोल्स, उसके बाद सब्सटेंटिव और आरपी और रिलायंस। ये ग्रेड बड़ी है,
ग्रिड बड़ी है, मगर इसमें जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, इफ़ आई कैन जस्ट टेल यू, वो कौन से हैं? वो हैं जनाब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव्स। सैम्पलिंग से सवाल वो कभी पूछता है कभी नहीं पूछता, खैर हमने तो प्रॉपर उसको तैयार करना ही है। ये बात भी समझ आ गई? ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, आपके एंड पे अगर कोई परेशानी है, कोई सवाल है तो डिस्कस कर लें मेरे साथ, फिर मैं अगली बात करूँ। हाँ जी, एनी क्वेश्चन ऑन योर साइड? कोई सवाल आप पूछना चाहते हो, कोई परेशानी हो आपके जहनों में, है कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई दुख? सिलेबस का ख़त्म होगा 25 जुलाई। पेपर कब है? बहुत टाइम है। और कोई सवाल? वो भी होगी 25 के बाद होगी। हम साथ साथ तो कर ही रहे होंगे, मगर वो जो आप कह रहे हो बिल्कुल जो एंड वाली होती हैं वो हम 25 के आसपास स्टार्ट कर देंगे। हाँ, वो हम लोग बीच में कर रहे होंगे ना। अगर हफ्ता फिजिकल होता ना तो मैं हफ्ते पे वो वाला काम कर लेता, तो चूँकि हम रेगुलर भी कर रहे हैं तो उसमें कवर हो जाएगा। और कोई सवाल, और कोई परेशानी, कोई और डाउट, कोई और मसला है तो बता दें। कुछ भी नहीं? श्योर? लॉक कर दूं? लॉक कर दूं? तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, इस नीयत के साथ, इस इरादे के साथ कि अब आप वाकई में सीरियस हो जाएंगे और वाकई में पेपर को पास कर लेंगे। ठीक है जी, कल मिलते हैं कोड ऑफ एथिक्स के साथ।